दोस्तों आज की ये कहानी एक ऐसे खौफनाक भूत या एक्सीडेंट की कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी इटली के शहर नॉरफॉल्क की कहानी है। कई साल पहले नॉरफॉल्क में एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अब वही एक्सीडेंट उसी जगह पर बार बार होता है। एक ही घटना वहाँ बार बार दोहराई जाती है, जैसे कि कोई फिल्म बार बार चल रही हो और उस बार बार होने वाले एक्सीडेंट की चपेट में आते हैं मासूम लोग। दोस्तों इस कहानी में हमने हिंदुस्तानी नामों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अगर आप भी हमारी अगली कहानी में अपने नाम का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना नाम बताइए और साथ ही अपनी उम्र भी, ताकि कहानी सुनते वक्त आपको एहसास हो कि ये डरावनी कहानी आप ही की है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह इस साल भी मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैंने छुट्टियां मनाने के लिए किसी सुहावनी जगह पर किसी अच्छे घर का इंतज़ाम किया या नहीं। तो मैंने उसको नहीं में जवाब दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी शादी हुई है तो शादी के बाद पहले 2-3 साल तो हम कहीं नहीं गए, लेकिन जब से हमें डॉक्टरों ने बताया कि हमारी किस्मत में बच्चे नहीं हैं, तब से हम दोनों पति पत्नी किसी खूबसूरत और सुहावने इलाके में जाकर अपनी छुट्टियां बिताते हैं। मेरी पत्नी अंजलि ने अखबार का एड वाला पन्ना मेरी तरफ बढ़ाया, जिसमें एक एड पर निशान लगा हुआ था। एड हमारा पसंदीदा ही था। नॉरफॉल्क रोड पर आलीशान फर्निश्ड बंगला, बाग, गैरेज, बोट हाउस, सभी सुविधाएं उचित किराए पर उपलब्ध है। कुछ इस तरह लिखा हुआ था। नॉरफॉल्क छुट्टियां बिताने के लिए बहुत अच्छा इलाका था। उस घर का किराया अंजलि के ख्याल से कम और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं अपनी चहेती इकलौती पत्नी की हट के सामने और क्या कर सकता था। मैंने खामोशी में सिर झुकाकर फ़ोन उठाया और एड में दर्ज नंबर मिलाए। एजेंट से बात की। उसने कहा, सर आप नॉरफॉल्क रोड जाकर एक बार बंगला देख लीजिए। आप वहां पहुंचिए, मैं मिसेस शर्मा को फ़ोन कर देता हूं, वो आपको बंगला दिखा देगी और आपकी सेवा भी करेगी। मिसेस शर्मा एक हाउस कीपर है, वो वहीं रहती है। अंजलि ने मुझसे कहा कि तुम्हें वहां ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां जाने से पहले तुम्हें बंगले और उसके आसपास के माहौल का जायज़ा लेना ज़रूरी है। अंजलि की बात मानकर जब मैं घर से रवाना हुआ तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन रास्ते में ही बर्फ़ का अंधा कर देने वाला तूफान शुरू हो गया, जिसमें सफ़र करता हुआ मैं बहुत बर्फीले इलाके में पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उतरकर मुझे और कई किलोमीटर का सफ़र टैक्सी से करना पड़ा, जो काफ़ी परेशानी भरा था। भगवान का शुक्र है कि मिसेस शर्मा उस वक्त वहां मौजूद थी। ऊपर से उसने ये मेहरबानी भी की थी कि न सिर्फ अंगीठी में आग जला रखी थी, बल्कि मेरे डिनर का भी इंतज़ाम कर रखा था। डिनर के बाद उस बूढ़ी महिला मिसेस शर्मा ने सुबह तक के लिए इजाज़त मांगी। बर्तन उसने साफ करके किचन में रख दिए थे। मिसेस शर्मा के जाने के बाद मैंने गेट बंद किया और लंबे चौड़े अंदरूनी बंगले का मुआयना शुरू किया। गैरेज मेन गेट के करीब 15 फुट दूर था। मैं वहां तक गया, मगर उसे खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। बर्फबारी में कमी हो गई थी, लेकिन वहां छाए हुए अंधेरे और सन्नाटे का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं वहां का माहौल देखकर संतुष्ट हो गया कि छुट्टियां गुजारने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। बरामदे से गुजरकर मैं अंदर दाखिल हुआ और सभी कमरों का जायजा लेता हुआ सेंट्रल हॉल में अंगीठी के सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिलहाल मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। काफ़ी देर तक अंगीठी की सुकून भरी गर्माहट का आनंद उठाने के बाद मैं उठा और बेडरूम में चला गया। मेरा सामान मिसेस शर्मा ने सही तरीके से रख दिया था। मैंने बैग से एक उपन्यास निकाला और दोबारा सेंट्रल हॉल में अंगीठी के सामने आराम से कुर्सी पर बैठकर उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। बंगले में आसपास जो खामोशी थी वो पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छी थी। बंगला नॉरफॉल्क रोड से बहुत दूर नदी किनारे था। पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से नदी की ऊपरी सतह भी जम चुकी थी, इसलिए बोट हाउस की तरफ से पानी के हिलकोरे लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अंगीठी में जलती हुई लकड़ियों में जो कभी कभार चटक उठती थी, सवाए उस आवाज़ के किसी किस्म की और आवाज़ नहीं आ रही थी। उपन्यास की रोचकता ने मेरा सारा ध्यान इस तरह खींच लिया था कि आधी से ज़्यादा रात कब और कैसे गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक किसी कार की आवाज़ ने उस ठोस सन्नाटे को छिन्न भिन्न कर दिया था। दूर से आती हुई किसी कार की आवाज़ पल पल तेज और करीब होती जा रही थी। फिर अचानक बंगले से कुछ दूर कार की आवाज़ बंद हो गई। मुझे चिंता और हैरानी हुई कि इतनी रात को इतनी दूर इस वीराने में गिरती हुई बर्फ के नीचे यहाँ कौन आया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बुज़दिल और डरपोक आदमी नहीं हूँ। अंजलि और मेरे जानने वाले मुझे निडर अनुज के नाम से जानते थे। बहरहाल मैं स्थिति का जायजा लेने के लिए बंगले से बाहर आया। पोर्ट से लगे बरामदे में से ही मुझे एक कार रुकी हुई नजर आई, क्योंकि बंगले की बाउंड्री सिर्फ 3 फुट ज्यादा ऊंची थी। मैं गेट से बाहर गया। कार बंगले से 20-25 फुट दूर खड़ी थी और हेडलाइटों की रोशनी से आंखें चुंधिया रही थी।
मैं करीब पहुंचा तो देखा कि काफ़ी बड़ी कार रास्ते के बीचों बीच खड़ी हुई है और एक लड़की उसका बोनट खोले उस खड़ी कार के इंजन का जायजा ले रही है। मेरे करीब पहुंचने पर भी शायद उसने मेरे कदमों की आहट नहीं सुनी थी, क्योंकि वो इंजन में बिजी थी। मैंने उससे कहा, मिस, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो बिना सिर उठाए बोली, इंजन चलते चलते बंद हो गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या कमी आई है। मैंने इंजन में झाँका। लड़की एकदम 2 कदम पीछे हट गई। मैंने पूछा, रेडिएटर में पानी है क्या? पानी? पानी का इंजन में क्या काम? गाड़ी सिर्फ गैस और पेट्रोल से ही नहीं चलती मिस, इनमें पानी का भी काम होता है जो इंजन ठंडा रखता है। ओह, वो बोली। फिर मैंने रेडिएटर देखा तो वो आग उगल रहा था। क्यों ना इसमें थोड़ी बर्फ़ डाल दें, ये इतनी सारी बिखरी पड़ी है। नहीं, मैंने कहा, बर्फ़ कार्बोरेट को ख़राब कर देगी, ज़रा ठहरो। मैं तेज़ी से बंगले में गया और एक बाल्टी में पानी भर लाया। लड़की ने रेडिएटर का ढक्कन खोला, जो गर्म होने की वजह से उसके हाथ से उछलकर नीचे जा गिरा। मैंने थोड़ा सा पानी डाला, जो फ़ौरन भाप बनकर उड़ गया। हमने फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाला, मगर रेडिएटर ने फ़ौरन उसे बाहर उछाल दिया। काफ़ी देर तक हम इंजन के दूसरे हिस्सों से भी उलझे रहे, मगर कार स्टार्ट ना हो सकी। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि वो काफ़ी देर से सूखे रेडिएटर के साथ कार चलाती आ रही थी, जिसके नतीजे में इंजन तबाह हो गया था। मैंने कहा, मिस, अब ये कार बगैर मैकेनिक के ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब मुझे सारी कार रात में गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो गरीब का बंगला हाजिर है, मैंने उससे पेशकश की। नहीं, मैं कार यहीं छोड़कर पैदल चली जाऊंगी। नादानी की बातें मत करो मैडम, मैंने कहा। ऐसे मौसम में आधी रात को कहाँ जाओगी? आगे मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं है। उसी वक्त हमने एक गाड़ी के इंजन की आवाज़ के साथ साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनी और चौंक कर देखा तो बहुत दूर हेडलाइटें चमकती नजर आई। आने वाली गाड़ी का रुख उसी तरफ था। आपके ख्याल में आने वाली क्या चीज़ हो सकती है? लड़की ने पूछा। मेरे ख्याल में, मैंने कहा, यह दूध वाले की लॉरी है। गाड़ी अभी बहुत दूर थी। जैसे जैसे वो करीब आती गई उसकी हेडलाइटों की रोशनी तेज़ होती चली गई। आखिर वो करीब आकर रुक गई, क्योंकि वो कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वो वाकई में दूध की ही लॉरी थी। लॉरी का ड्राइवर उतरकर हमारे करीब आया। क्या मामला है जी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हमने उसे सारी सिचुएशन बताई तो वो बोला, मैं एप्पल विला जा रहा हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी में दूध के डिब्बे भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ तक इस कार को लॉरी से बांधकर ले जा सकता हूँ। मगर लड़की इस बात पर भी तैयार नहीं हुई। पहले भी वो मेरी पेशकश ठुकराकर बंगले में रात गुजारने से इनकार कर चुकी थी। आखिरकार ये तय किया गया कि उस कार को गैरेज में बंद करके वो लड़की लॉरी के साथ एप्पल विला तक जाएगी और दूसरे दिन किसी मैकेनिक को साथ लेकर कार ले जाएगी। मैंने लॉरी के ड्राइवर के साथ मिलकर उस कार को धक्का लगाकर गैरेज में बंद कर दिया। उसके बाद वो जाने लगे तो मैंने कहा, सर्दी बहुत है, थोड़ी देर अंदर बंगले में आराम कर लो, फिर चले जाना। वो मेरे साथ बंगले में आ गए। मैंने उन्हें अंगीठी के सामने सेंट्रल हॉल में बिठाया। मैंने चाय बनाई और फिर हम तीनों ने चाय पी। वे दोनों चाय पीकर जाने के लिए निकल पड़े। मुझे उस लड़की का रवैया शुरू से ही कुछ उखड़ा उखड़ा हुआ लग रहा था। बाहर कार के पास भी वो मुझसे और लॉरी ड्राइवर से बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि हम दोनों उसके साथ बड़ी हमदर्दी से पेश आ रहे थे। उसका व्यवहार बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो कुछ बेचैन सी भी लग रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे वो इस हमदर्दी और अपनेपन भरे माहौल से जान छुड़ाकर जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना चाहती है। वो बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वो रोशनी से भी दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने अभी तक उसे गौर से नहीं देखा था। हॉल की रोशनी में मुझे उसको गौर से देखने का मौका मिला। वो लड़की कहलाने की उम्र से थोड़ा आगे निकल गई थी। बहरहाल उनको विदा करके मैं अपने बेडरूम में वापस आया। बेडरूम में साइड टेबल पर कुछ दूसरी किताबों के साथ लोकल गाइड बुक नक्शों सहित रखी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैंने अपना उपन्यास जहाँ पर छोड़ा था वहीं से फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन उपन्यास की जगह मैंने वो गाइड बुक उठा ली। गाइड बुक के मैंने 2-4 पन्ने पलटे ही थे कि तभी मैं एकदम से चौंक उठा और पूरी गाइड बुक देखने पर मजबूर हो गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो औरत जिस रास्ते से आई थी, बंगले के सामने से गुजरने वाली वो सड़क आम रास्ता नहीं थी। ये एक मामूली सड़क थी और शहरों में जाने वाली बड़ी सड़कों से बहुत दूर थी। मुझे महसूस हुआ कि इस सारे चक्कर में कहीं ना कहीं कोई अजीब बात ज़रूर है। इस सड़क से गुजरने का मतलब है कि सड़क इस्तेमाल करने वाला लोगों की निगाहों से बचना चाहता है, या फिर यह कार चोरी की भी हो सकती है और वो लड़की हाईवे पर पुलिस से बचने के लिए यहाँ से आई हो। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे फ़ौरन गैरेज में जाकर एक बार फिर कार का जायज़ा लेना चाहिए। मैंने हुक से चाबी उतारी और गैरेज में जाकर कार का जायज़ा लेना शुरू किया। तब तो मैंने सिर्फ कार का इंजन देखा था या फिर गाड़ी को धक्का लगाया था। वो बड़ी कार थी, इसलिए पूरे गैरेज में आ रही थी। मैंने दीवार के साथ साथ रगड़ खाते हुए जाकर कार का दरवाज़ा खोला। मुझे लगा जैसे कार के अंदर से किसी ने दरवाजे को धकेला हो। मैं अचानक लगने वाले इस झटके की वजह से अपना संतुलन कायम न रख सका और पीछे की दीवार से टकराकर गिर गया।
मैं संभल कर उठा, कार के पास जाकर दरवाजे के सहारे देखा तो मुझे कुछ नजर ना आया, क्योंकि जो मोमबत्ती मैं लेकर आया था वो दरवाजे के धक्के से हाथ से छूट गई थी। मैंने हाथों से फर्श को टटोला तो कार के नीचे से मोमबत्ती मिल गई। मैंने मोमबत्ती दोबारा जलाकर देखा तो मोमबत्ती फिर हाथ से गिरते गिरते बची। मैंने देखा कि दरवाजे से टकराने वाली वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है, और वो भी मुर्दा आदमी। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लाश को कार के अंदर फुटमेट पर दरवाजे के सहारे बिठाया गया था। वो अब खुले हुए दरवाजे से बाहर लुढ़क रहा था। किसी तरह मुश्किल से मैंने उसे कार के अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कार से घूमकर दूसरी तरफ आया और दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ बढ़ाकर कार की छत पर लगा छोटा सा बल्ब जला दिया। मैंने देखा वो एक दुबला पतला लंबा सा आदमी था। कद 6 फुट 6 इंच से निकला हुआ लगता था। सांवला सा रंग, बीमारों जैसा चेहरा, गहरी मोटी मूछें, उसकी पीठ पर कंधे से नीचे सीधे बाजू की कोहनी के पास गोली का सुराख था जो साफ नजर आ रहा था। गोली शायद उसके फेफड़े में जा घुसी थी। लाश की जेबों में कोई कागज वगैरह नहीं था। उसके कोट या कमीज पर भी किसी दर्जी का कोई लेबल नहीं था। उसकी जेब में सिर्फ कुछ नोट थे, लेकिन वो भी किसी किस्म का सबूत नहीं थे। इन सारी बातों से कुछ पता नहीं चलता था कि उसे किसने कत्ल किया था, उसी औरत ने या फिर किसी और ने। लेकिन उस शख्स के कत्ल की कहानी वही औरत बता सकती थी, मगर वो तो जा चुकी थी और मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ ना तो टेलीफोन था और ना ही पुलिस को सूचना देने का कोई दूसरा साधन। फिर मैंने गैरेज को दोबारा बंद करके ताला लगाया और आकर सो गया। अब सुबह ही कुछ किया जा सकता था। उस वक्त तो रात के 3:30 से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। सुबह में जल्दी ही जाग गया था और मिसेस शर्मा के आने तक मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। और मिसेस शर्मा के आने से पहले मुझे हैरत का एक और धक्का लग चुका था। वो ये कि मैंने सुबह एक बार फिर गैरेज में जाकर कार और लाश का मुआयना करने का फैसला किया था। जब मैं गैरेज में पहुंचा तो उसका गेट खुला हुआ मिला था। रात को शायद मैं गैरेज की चाबी गेट में ताले में ही लगी हुई छोड़ गया था। मैंने गेट के पट को बाहर की तरफ खींचा तो वो खुलता चला गया। गैरेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ना वहाँ कार थी और न लाश। रात को जहाँ मोमबत्ती गिर गई थी वहाँ कुछ मोम पड़ा हुआ था। मैं बाहरी गेट की तरफ गया। बाहर निकलकर देखा तो रात को होने वाली बर्फबारी ने कार और लॉरी के टायरों के निशान मिटा दिए थे। रात के सारे निशान मिट चुके थे। दो बातों में से एक बात ज़रूर हुई थी। या तो कुछ लोग उस वक्त आए जब मैं गहरी नींद में सो रहा था और वो कार ले गए, या फिर रात की वो सारी घटनाएं मैंने अंगीठी के सामने कुर्सी पर पड़े सोते हुए सपने में देखी। अचानक मुझे गिलासों का ख्याल आया जिनमें हमने रात चाय पी थी। मैं सेंट्रल हॉल में गया तो वहाँ 3 गिलास मौजूद थे। इसका मतलब मैंने रात को कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि कार ही वहां से ले जाई गई थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया था। बिल्कुल खामोशी से लड़की ने अपना गिलास अंगीठी पर रख दिया था। मैंने करीब जाकर जायजा लिया। उस पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिनमें से कुछ तो मेरे थे और कुछ उस लड़की के थे। मैंने सावधानी से गिलास को एक पॉलीथीन में लपेट लिया। मिसेस शर्मा के आने के बाद मैंने उनकी सेवा के बदले उन्हें कुछ रकम दी और वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा एप्पल विला पहुंचा, जहां पुलिस हेडक्वार्टर में मेरा एक दोस्त ऑफिसर था। मैंने गिलास उसके हवाले कर दिया और कहा, इस पर उंगलियों के निशान हैं। तुम अपने आदमियों से कहो कि वो इन निशानों के बारे में मालूम करें। मेरे दोस्त ने कहा, हो सकता है कि वो इनके बारे में कुछ भी मालूम ना कर सकें। लेकिन फिर भी उसने तीनों गिलासों को फिंगरप्रिंट्स सेक्शन में भिजवा दिए। पुलिस वाले हैरतअंगेज ढंग से तेज रफ्तार साबित हुए। करीब 5 मिनट बाद ही एक पुलिसकर्मी एक फाइल लिए हुए आया और उसने वो फाइल मेरे दोस्त के हवाले कर दी। उसने फाइल के पन्ने पलटे और कहना शुरू किया, गिलास पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो मिस शालू के हैं। उसने फाइल में से एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने डाल दी। ये उसी लड़की की तस्वीर थी। मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर कह रहा था, मिस शालू बड़ी खामोश तबीयत की और कुछ घमंडी सी थी। वो एक चोर थी। वो ख़ास तौर पर सुपर स्टोरों में अपनी चोरी का कमाल दिखाती थी। कुछ अरसे बाद वो एक गैंग की मेंबर बन गई। उस गैंग की एक गैंग से दुश्मनी हो गई। एक दिन शालू अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, तभी दूसरी गैंग के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उस हमले में उसके दोस्त को गोली लग गई और कुछ देर बाद ही उसके दोस्त ने दम तोड़ दिया। शालू कार में अपने दोस्त को लेकर एप्पल विला की तरफ भाग रही थी। कॉर्न फॉक्स से कुछ आगे उसकी कार खराब हो गई थी। उसने अपनी कार एक बंगले के गैरेज में छोड़ी और एक दूध सप्लाई करने वाले की गाड़ी में एप्पल विला की तरफ रवाना हो गई। मगर वो एप्पल विला कभी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि रास्ते में ही लॉरी का एक्सीडेंट हो गया था। शालू और लॉरी ड्राइवर उछलकर बाहर गिरे थे और दोनों के सिर वहां पड़े पत्थरों से टकराकर चूर चूर हो गए थे। फिर मेरा दोस्त बोला, बुरे और खतरनाक रास्तों पर चलने वालों का यही अंजाम होता है।
क्या यहाँ के पुलिस वाले जादूगर हैं जो इतनी जल्दी इतनी तफसील से सारी घटनाएं मालूम कर ली, क्योंकि अभी बीती रात तो ये घटनाएं घटी हैं। नहीं यार, मेरे दोस्त ने कहा, इस घटना को घटे तो 9 बरस बीत चुके हैं। क्या? मैं हैरत में उछल पड़ा। हाँ भाई, इस घटना को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन सुना है कि उनकी आत्माएं उसी मौसम में अक्सर रात को उसी वक्त वो पूरा ड्रामा सड़क पर दोहराती रहती हैं। मेरे दोस्त ने जैसे ही ये कहा, मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही डरावनी दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।